नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम जान चुके हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। अब हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण जिस 5 आधारों पर हमने करने का प्रयास किया है उनके बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है सामान्य वर्गीकरण यानी सामान्य रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण। ये हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। किसका? मुख के अंगों का, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर मैं तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। यानी जो क च ट त प हम जानते हैं क्रम से, ये 25 व्यंजन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, यानी 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। ये कुल कितने हो गए? ये 25 व्यंजन है जो क से लेकर आखिर में यहाँ क्या होगा? प फ ब भ म, यानी क से लेकर मैं तक कुल 25 व्यंजन है जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श किसका? जो वायु निकलती है भीतर से वो हमारे मुंह के अंगों का स्पर्श करती है। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या होता है? अंदर से जब वायु निकलती है, जब हम य का उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, ल का उच्चारण करते हैं या व का उच्चारण करते हैं, तो क्या है? वायु भीतर से बाहर आती है। य, र, ल, व, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखोगे कि भीतर से जो वायु है वो अंदर से दबाव बनाकर बाहर निकल रही है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, ऊष्म का मतलब क्या है? गर्मी। यानी जब हम बोलते हैं तो वायु रगड़ खाकर गर्म होती है, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ऊष्म व्यंजन ये है श, स, ह, यानी श शलगम, श षटकोण, स स्लेट और है हल वाला। तो ये जो चारों हम इनका उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तब वायु भीतर से निकलती है, जीभ पर दबाव पड़ता है और वायु गर्म होती है। यानी वो जो हवा है उसमें गर्मी उत्पन्न होती है रगड़ के कारण। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। श, स और है, ये 4 व्यंजन है जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये सामान्य वर्गीकरण था स्वरों, जो व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें किस प्रकार हम इनका सामान्य वर्गीकरण कर सकते हैं वो यहाँ पर देखा। आइए अब जानते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है ये 7 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है अंगों के अनुसार। जैसे कंठ यानी जो गले से बोले जाते हैं, तालव्य जो तालू से बोले जाते हैं, मूर्धन्य जो मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, दंत्य जो दांत से, ओष्ठ्य जो होठ से, नासिक्य जो नाक से और दंतोष्ठ्य जो दांत और होठों के मेल से उत्पन्न होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे मुंह के भीतर कुछ इस तरह से उल्टा यू की आकृति रहती है। तो इसमें क्या है? हमारी जो जीभ है ये हमारा कंठ है, इस कंठ से हमारी जो जीभ है वो बाहर की तरफ आती है, तो ये हमारी क्या है? जीवा है। तो इसमें हम जो ये कंठ है यहाँ से जो उत्पन्न ध्वनियाँ है, जो क, ख, ग, घ, अड़ और ह, ये क्या है? ये कंठ्य व्यंजन है और ये कंठ से उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्या है? तालव्य, यानी जो तालू पर जब जीभ लगती है, तालू पर जब स्पर्श होता है तब तालव्य व्यंजनों को उच्चारित किया जाता है। ये कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य, य और श। आप इनको बोल के देखोगे, जब उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ तालू का स्पर्श करेगी, तो ये तालु है। और इस तालु का जब स्पर्श करती है जीभ तो तालव्य व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? दांतों और तालू के बीच का जो कठोर भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। इस मूर्धा से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वो कौन सी ध्वनियाँ होती है? मूर्धन्य।
ये कौन सा वर्ग है, ये ट वर्ग है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, मुख्यतः ये ट वर्ग है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर है को हम शामिल करेंगे। वैसे तो अगर है को हम देखें तो है किस में आता है, ऊष्म व्यंजन में आता है, लेकिन यहाँ पर क जो है उस कंठ्य व्यंजनों में भी इसको हम शामिल करेंगे। तालव्य में क्या है, यहाँ पर च वर्ग की ध्वनियाँ तो है ही, इसके साथ साथ य और श इनको भी हम शामिल करेंगे। मूर्धन्य में ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, लेकिन इसके साथ साथ जो र और श षटकोण वाला है वो भी इसी में आएगा, वो भी मूर्धा के स्पर्श से उत्पन्न होता है। उसके बाद जो दांत का भाग है वो क्या, कौन सी ध्वनियाँ है, वो है दंत्य। ये कौन सा भाग है, जो दांतों के स्पर्श से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये ध्वनियाँ त वर्ग की होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो ल और श है इनका उच्चारण भी दंत्य क्षेत्र से ही किया जाता है, तो ये भी इसी में शामिल होंगे। ल और स आप बोल के देखेंगे तो आपकी जो जीभ है जब ल बोलेंगे और स बोलेंगे तो दांतों के स्पर्श करेगी। उसके बाद दांतों के बाद जो भाग आ जाता है वो कौन सा भाग आता है, वो आता है ओष्ठ्य, यानी जो होठ का भाग है। ये कौन सा है, होठ यानी ओष्ठ्य। ओष्ठ लिख लेते हैं हम इसे, ओष्ठ्य व्यंजन है ये ओष्ठ। तो यहाँ से जो बोला जाता है वो क्या है, ये प वर्ग की ध्वनियाँ इसमें शामिल होंगी। प, फ, ब, भ और म ये किससे उच्चरित होती हैं, होठों से उच्चरित होती है, होठों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये कौन सी हो गई, ओष्ठ्य व्यंजन है। उसके बाद नासिका। देखिए जो हमारा नाक का भाग है इससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये ध्वनियाँ कौन सी है, जो पंचम वर्ण है। ये स्वर रहित होने पर पंचम वर्ण कौन से हैं, ण, इसके साथ है य, इसके साथ है अण, इसके साथ है न, म। ये जो ध्वनियाँ है ये पंचम वर्ण है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्वर रहित होने पर, जब हम इनमें स्वर को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ड़, अ का उच्चारण होता है। इसके साथ जब हम स्वर को मिला देंगे, स्वर कौन सा, अ, तब ये क्या बनेगा, ये, यानी ए का उच्चारण हो रहा है। लेकिन जब इनमें स्वर का मेल नहीं है, नीचे हमने इनके हलंत लगाया हुआ है, यानी पूर्ण नहीं है अपने आप में, तब इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो नाक से इनकी वायु उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे य, न, ण, न, मैं, यानी नाक से जब हम बोलेंगे तो इसमें नासिक व्यंजन हम इन्हें कहेंगे। उसके बाद है दंतोष्ठ्य, यानी दांत और होंठ मिलकर, दांत के साथ क्या मिल जाएंगे, होंठ, यानी ये दोनों जब मिलेंगे तब क्या होगा, दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ उत्पन्न होगी। या यहाँ अगर ओष्ठ लिख लो तो ओष्ठ और दांत, यानी दंत और ओष्ठ, इन दोनों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी है, व। देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो होठ है ऊपर के दांतों से स्पर्श कर रहा है, तो जो व ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि है, दंतोष्ठ्य ध्वनि है। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर। और ये स्थान कौन से हैं, जो हमारे मुंह के भीतर है, चाहे वो कंठ है, चाहे वो तालु है, चाहे वो मूर्धा है, नाक है, दांत है, होंठ है, या दांत और होंठ है, इनके मेल से, इन स्थानों के प्रभाव से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें हम उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है प्राणत्व के आधार पर या श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी किसी भी व्यंजन को बोलने में हमने कितने श्वास का प्रयोग किया, कम श्वास का प्रयोग किया, अधिक लंबी श्वास का प्रयोग किया। प्राण क्या है, प्राणत्व क्या है, श्वास ही तो प्राण है। और इनके आधार पर भी हम इसका दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। अल्प यानी कम, महा यानी ज़्यादा। तो बस इसका सीधी सी परिभाषा बनती है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी है, वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनमें श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से हैं, हम देखेंगे कि पहला, तीसरा, जो हमारी वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है, ये कौन कौन से होते हैं। पहला कौन सा है, जो क, च, ट, त, प, ये पहला जो वर्ग है।
तीसरा कौन सा होगा? ख वाला हम लाइन छोड़ देंगे, ग दूसरे की, फिर ज, ड़, द, ब, र, श। उसके बाद पांचवा कौन सा है? जो पंचम वर्ण है, ये, न, न, म, व और ह। ये क्या है? ये पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हमारी वर्णमाला में जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा वो व्यंजन किस में आएगा? अल्प प्राण में, यानी इनको बोलने में कम समय लगता है। ये जैसे क, च, ट, त, प, इसके साथ हम बोलेंगे ख, छ, ठ, प, फ, य, यानी ये भीतर से श्वास निकल रहा है। तो जो दूसरा वर्ग है वो महाप्राण में आएगा, यानी उसमें भीतर से श्वास निकल रहा है। और जो पहला जैसे क वर्ग की ध्वनियाँ है, क, च, ट, त, प, ये जो ध्वनियाँ है ये क्या है? ये कम श्वास से निकल रही हैं। दूसरी जो लाइन आ जाएगी वो ख के नीचे की लाइन आ जाएगी, फिर ग के लाइन आ जाएगी, फिर घ और फिर पांचवा। तो इसी हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पर च की लाइन आ जाएगी, फिर यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? ट वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ पर तय वर्ण आ जाएगा, और यहाँ पर प, और फिर य वाली लाइन आ जाएगी और श वाली लाइन आ जाएगी। ऐसा ही है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो अल्प प्राण है वो कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं, चाहे इस पंक्ति का करें, चाहे इसका करें, चाहे इसका करें, तब क्या है? कम वायु की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो य, र, ल, व है, ये भी इसी अल्प प्राण में शामिल होगा, ये भी अल्प प्राण में जाएगा, यानी य, र, ल, व। अब महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी बन गई, बची हैं? दूसरा वर्ण और तीसरे वर्ण में। जो ये व्यंजन है, दूसरी और चौथी पंक्ति के जो व्यंजन हैं वो किस में आएंगे? महाप्राण में। इसके साथ जो अंतिम श, स, ह वाला जो लाइन है वो किस में आएगी? ये भी महाप्राण में आएगी। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं, श, श, स, ह, जब इनका उच्चारण करते हैं तब भी हमें भीतर से जोर लगाना पड़ता है, यानी जो वायु है वो भीतर से आती है, अधिक श्वास की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी किस वर्ण को बोलने में, किस व्यंजन को बोलने में हमें कितना श्वास लगाना पड़ रहा है, उसके आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है। जो अल्प प्राण है ये कुल 19 व्यंजन है, पहला, तीसरा, पांचवा, इन सबको जोड़ के, और 4 इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कुल कितने व्यंजन है? ये 19 व्यंजन है। अब अगर पूरी वर्णमाला की बात करें तो इसमें हम अनुस्वार को जोड़ देंगे। अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार जो ऊपर बिंदु वाला होता है वो क्या है? अनुस्वार को जोड़ देंगे, प्लस जो 11 स्वर हैं उनको इसमें जोड़ देंगे, तो ये कुल कितने हो जाएंगे? ये 31 हो जाएंगे। यानी पूरी वर्णमाला में जो अल्प प्राण ध्वनियाँ है या अल्प प्राण वर्ण है वो 31 हैं, जिसमें 11 स्वर और 1 हमने अनुस्वार को जोड़ा है। लेकिन अगर व्यंजनों की बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन 19 है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब महाप्राण की अगर बात करें तो व्यंजन की दृष्टि से अगर देखें तो 14 व्यंजन है जो महाप्राण है। ये 14 क्या है? ये व्यंजन है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर विसर्ग को इसमें जोड़ दें, विसर्ग जो महाप्राण ध्वनि है, जो हम विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं, ये महाप्राण ध्वनि है, तो ये कितने हो गए? कुल 15। यानी अगर पूरी वर्णमाला में देखें तो 15 ध्वनियाँ कितनी है? महाप्राण ध्वनियाँ है। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? उम्मीद है मुझे कि श्वास के आधार पर 2 भागों में हमने बांटा, अल्प प्राण और महाप्राण। कुल अल्प प्राण ध्वनियाँ वर्णमाला में 31 है, लेकिन व्यंजनों की संख्या 19 है। तो महाप्राण अगर देखें तो कुल महाप्राण व्यंजन 14 है, लेकिन पूरी वर्णमाला को अगर देखें तो विसर्ग को शामिल करें तो ये महाप्राण ध्वनियाँ 15 हैं। अब बात करते हैं आगे जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? वो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। देखिए हमारे जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो, या जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? स्वर तंत्रियों से उत्पन्न होते हैं। यानी हमारे गले से, देखिए जो हमारा गला है ये वो भाग होता है जो बाहर से हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। इसी के बिल्कुल पीछे हमारी श्वास नली के भीतर 2 पतली झिल्लियाँ होती है
जब हम बोलते हैं यानी वायु जब आती है तो वो वायु इन झिल्लियों से ही कंट्रोल होती है और ये झिल्लियाँ उच्चारण करने में सहायता करती हैं। ये कुछ होठों के आकार की होती है, बहुत ही पतली और लचीली होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्वर तंत्रियाँ। ये दोनों ही दो होती हैं यहाँ पर, और ये स्वर तंत्रियाँ होती है। ये एक तरह से जो हमारी सांस की नली है, इस नली में पर्दे का काम करती है, यानी पर्दे के रूप में इस नली के बीच में होती है। और जब हम ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो ये विभिन्न रूप से हमारी वायु के प्रेशर के हिसाब से, यानी वायु का जैसा दाब होगा उसके हिसाब से ये खुलती और बंद होती है, जिससे कि ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इन स्वर तंत्रियों से के अनुसार हम इस जो ध्वनि है या जो व्यंजन है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सघोष और दूसरा अघोष। सघोष में क्या होता है कि कंपन होता है, यानी कंपन किस में होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये तीसरी वर्णमाला में तीसरे स्थान के, चौथे और पांचवें, और इसके साथ य, र, ल, व और ह, ये वर्ण सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कुल संख्या में कितने हैं, सघोष या घोष जो व्यंजन है वो कुल संख्या में कितने हैं, वो कुल संख्या में 20 है। इसके साथ अगर स्वरों को जोड़ दें, जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है, इसको अगर जोड़ दें प्लस जो 11 स्वर हैं, तो ये कुल संख्या में 35 हो जाते हैं। जो सघोष ध्वनियाँ हैं ये संख्या में वर्णमाला में कुल 35 है। उसके बाद बात करते हैं अघोष की। अघोष का मतलब क्या है, जब इन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता तब उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन या अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। ये वर्णमाला में पहले और दूसरे स्थान के जो वर्ण है, और इसके साथ जो श वर्ग, श और स्लेट वाला, यानी इनको अगर देखें तो ये भी इसी अघोष व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। और ये कुल संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 13 हैं। यानी पहले और दूसरे वर्ण को जोड़ लें और इसके साथ साथ श, और स को अगर जोड़ देते हैं तो ये संख्या में कितने हैं, ये कुल 13 है। आप ये ध्यान में रखेंगे कि स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन देखें तो संख्या में 20 हैं और अघोष व्यंजन संख्या में 13 हैं। यहाँ पर अगर हम स्वरों को जोड़ देते हैं और इसके साथ साथ अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ते हैं तो ये संख्या में 15 हो जाते हैं। अब बात करते हैं मुखांगों द्वारा श्वास को रोकने के आधार पर वर्गीकरण। देखिए मुखांग क्या है, मुख के अंग, यानी मुंह के भीतर जो अंग है, जैसे तालू है, दांत है, जीभ है, होंठ है, या हमारा जो कंठ से जो उच्चारण है, उनके आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हैं स्पर्श व्यंजन। ये कै से लेकर मैं तक के जो व्यंजन है वो इस श्रेणी में आते हैं। देखिए इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हमारे मुंह के भीतर कोई दो अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब इनका उच्चारण होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श करने के कारण हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। कै से लेकर मैं तक हम जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे क वर्गीय, च वर्गीय, ट वर्गीय, त वर्गीय और प वर्गीय जो व्यंजन है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। यानी जो अंग हैं वो तो स्पर्श करते ही हैं लेकिन उससे घर्षण उत्पन्न होता है, यानी वायु को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम कहेंगे च, छ, ज, झ, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तो इसमें उत्तेजित है ही, लेकिन जो वायु निकलती है वो भी संघर्ष करके बाहर आती है। तो जो च वर्गीय व्यंजन है, च, छ, ज, झ, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जो भीतर से वायु निकलती है और उसी के कारण उच्चरित होते हैं, जैसे य, र, ल, व। इसमें जो प्राण वायु है वो भीतर से ही उत्पन्न होती है। बाहरी जो अंग है वो केवल प्रयत्न मात्र करते हैं,
लेकिन जो उनके उच्चारण का मुख्य स्थान क्या है, भीतर के अंग है, यानी अंदर से ये वायु निकलती है। उसके बाद है अर्धस्वर। जो य और व है, इनको हम अर्धस्वर में भी शामिल करते हैं। वैसे तो हमने य और व को अंतस्थ व्यंजन में शामिल किया है, लेकिन इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और ये आधे स्वर क्यों है? अर्ध का मतलब आधा, स्वर का मतलब आधे स्वर क्यों है? क्योंकि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ए, आ, ई, तो उसमें क्या है, हमारे जो मुख के अंग है वो बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करते, बल्कि स्थिर रहते हैं। वैसे ही जब ये और वह का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंग न के बराबर बाधा पहुंचाते हैं इनके उच्चारण में, यानी रुकावट उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित यानी जो कंपन के द्वारा, या लुंठित। लुंठित का मतलब क्या है? जब लुंठन का मतलब होता है मोड़ना, मरोड़ना, या उसमें घुमाव पैदा करना। इसी प्रकार प्रकंपित का मतलब क्या है कि ज़्यादा कंपन उत्पन्न करना। पर यानी ज़्यादा, कंपित यानी कंपन, कि ज़्यादा कंपन उत्पन्न करना, यानी क्या है ये प्रकंपित। और लुंठित का मतलब क्या है? उसमें घुमाव पैदा करना या मोड़ना। किसमें घुमाव होगा? जीभ में। क्यों? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करेंगे तो उसका दबाव किस पर आएगा? जीभ पर। जैसे हम कहते हैं र में क्या हो रहा है? जीभ में उत्पन्न हो, मोड़ उत्पन्न हो रहा है, या जो जीभ में जो है कंपन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या है, ये कौन सा है व्यंजन? र व्यंजन के लिए हम प्रकंपित या लुंठित का प्रयोग करते हैं कि ये कौन सा व्यंजन है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र है। उसके बाद है पाशर्विक व्यंजन। पाशर्विक क्या होता है? पाशर्विक यानी पास से, बगल वाला, साथ वाला। पार्श्व का मतलब क्या है? साइड वाला या बगल वाला। क्या है इसमें बगल? जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ का आगे का जो भाग है वो दांतों को स्पर्श करता है, और वायु को जीभ के अगल बगल से जो साइड का भाग है वहाँ से निकलती है। तो इसीलिए ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये हैं श, स और है। ये ऊष्म व्यंजन है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु में गर्मी उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, यानी किसको फेंक रहा है यहाँ पर? जीभ को। जब हम ड़ और ड़ का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर उठती है और शीघ्रता से नीचे गिर जाती है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। कई बार वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं। इसके साथ इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? उत्क्षिप्त व्यंजन को। ताड़नजात व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि में जो स्वर उत्पन्न होता है वो ऐसे उत्पन्न होता है जैसे कि जो तार होते हैं किसी वीणा के, उनको झटके से छेड़ दिया गया हो, यानी उनको प्रताड़ित किया गया हो। ताड़न का मतलब यहाँ क्या है कि झटके से उनमें गूंज उत्पन्न करना। तो यहाँ पर जीभ के साथ भी तो हम झटका ही दे रहे हैं, उसको एकदम से उठा रहे हैं, यानी एकदम से उठा रहे हैं और फिर नीचे गिरा रहे हैं, यानी हम उसको ताड़ रहे हैं। तो इससे इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो गुण हैं। कौन कौन से दो गुण हैं? एक तो नुक्ता रहित और एक नुक्ता सहित। नुक्ता क्या है? जो इसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं, इस बिंदी को क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं। इसका दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। नुक्ता रहित की अगर बात करें तो नुक्ता रहित कहाँ प्रयोग किया जाता है? किसी भी शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में या शुरुआत में, आरंभ में या इसकी शुरुआत में। जैसे हम लिखते हैं डाली या डाल, तब हम क्या कहेंगे? इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाया हमने, यानी ये बिना नुक्ते के आया है। लेकिन जब हम शब्द के मध्य में इसका प्रयोग करते हैं, मध्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं शब्द के, जैसे लड़की, तो क्या है? हमने इसके नीचे नुक्ता लगाया है। या जैसे सड़क, तो इसके नीचे नुक्ता लगाया है।
यानी 2 गुण है इसमें, बिना नुक्ते के भी इसका प्रयोग किया जाता है और नुक्ते सहित भी इसका प्रयोग किया जाता है। नुक्ते रहित जब हम प्रयोग करते हैं तो ये शब्द के प्रारंभ में आता है या आरंभ में आता है, और नुक्ते सहित जब प्रयोग करते हैं तो शब्द के मध्य में आता है। इसीलिए इसका जब 2 रूपों में प्रयोग होता है तो इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये किस आधार पर हमने इसका विभाजन किया? ये हमने विभाजन किया मुखांगों के द्वारा श्वास को रोकने के आधार पर, यानी जैसे जैसे हमारे मुंह के जो भाग हैं, मुंह के जो अंग हैं, वो श्वास को रोकेंगे उसी अनुसार ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी और हम उनको विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से श्वास रुकेगी या जिस अंग को स्पर्श करेगी उसके अनुसार हम यहाँ पर इनका विभाजन या वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये भी पूरा हुआ। हमारा स्वर और व्यंजनों का जो टॉपिक था हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, ये हमने लगभग सभी पूरे कर लिए हैं। इसके साथ अगर आप और भी कुछ जानना और पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं जिस पर कि मैं वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझाने में मैं सफल हुई हूँ और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।